पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च तक फिर से सख्ती बढ़ा दी है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में 50 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी दफ्तरों में एक बार फिर काम करने वालों की संख्या को 50% तक करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अकेले मुंबई में ही 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम एक बार फिर रोक दिए हैं। मुंबई में कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही को देखते हुए वहां के नगर निगम बीएमसी को फिर लॉकडाउन लगाने तक की चेतावनी देनी पड़ी। महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने तो हैरान कर दिया। मंडी में लोगों की खचाखच भीड़ दिखी। आलम यह था कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी वहां मौजूद लोग इतने लापरवाह दिखे कि उन्होंने कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे पर सावधानी बरतना तक जरूरी नहीं समझा। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई ही गई। किसी ने मास्क पहनने तक की जहमत नहीं उठाई। दादर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता। लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए बीएमसी की मेयर ने मुंबई में दोबारा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी। लोग नहीं समझते तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इनके लापरवाही से दूसरे लोग बाधित हो रहे। मुंबई में फिर रोजाना कोरोना के 300 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। यानी खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार भी सतर्क है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। और जिन राज्यों में आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं उनकी लिस्ट में दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा भी शामिल है। संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें तक बदल दी। पंजाब में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से 24 मई तक होंगी, जबकि अहमदाबाद के कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और कमर्शियल दफ्तर बंद रखने का आदेश नगर निगम ने जारी कर दिया। तो वहीं मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ेंगे तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पालन नहीं करते हैं तो ये आंकड़ा फिर बढ़ता जाएगा। तो पहले चरण जो एपिडेमिक का था उधर उसी टाइम वो ऐसे एक स्थिति फिर आने का चांस है, लेकिन हम उसको आने दें या अभी हम उसको रोक ले, ये हमारा हाथ में है। संक्रमित व्यक्ति तो है इंडिया में और वो आजू बाजू इर्द गिर्द में आ जाते हैं तो संक्रमण फैलेगा जरूर। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जाने वाले अगले 3 T20 मुकाबले अब बिना दर्शकों के होंगे। 16 मार्च, 18 मार्च और 20 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबलों के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं होंगे। वहीं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने मैच का टिकट ले चुके दर्शकों का पैसा वापस लौटाने का फैसला किया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने
एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। एक तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए गए राजस्थान सरकार के आदेश को जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सरकार का आदेश है कि देश के जिन 6 राज्यों में कोरोना के मरीज फिर तेजी से बढ़े हैं, वहां से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में एंट्री दी जाएगी। इसके बावजूद शहर के इस बस अड्डे पर कोरोना रिपोर्ट की जांच के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखा। चेक करने वाला नहीं है कोई भी कि कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है 72 घंटे पहले की। हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर पहुंचे एक मुसाफिर ने भी बताया कि किसी ने उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं देखी। बीच में चेक कर रहा है कि उनके पास कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है। नहीं, कोई नहीं चेक कर रहा। वहां जो लोग पहुंचे उनमें कुछ ने मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी ने मास्क पहनने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की, तो कुछ लोगों के पास इस पर बहाने तैयार मिले। तकलीफ होती है तो मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ता है। फोन पे बात कर रहे थे भाई साहब। बस अड्डे पर कई ऐसे बुजुर्ग भी मिले जिन्होंने कोरोना नियमों की अनदेखी की। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र को लेकर आज फैसला होना है। विधानसभा में 4 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 मार्शल और एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद विधानसभा सत्र को खत्म करने की मांग हो रही है, जिस पर आज फैसला होना है। इस बीच भोपाल में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 2 दिन से कोरोना के मामले 200 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। गुजरात में वैक्सीन लगाने के अभियान में गड़बड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। कुछ ऐसे लोगों को टीका लगाने का सर्टिफिकेट जारी किया गया जो कभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ही नहीं, लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि सेंटर पहुंचे बिना ही उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गया। सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम और उसके पहचान पत्र की जानकारी भी दर्ज की गई और वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर का नाम भी लिख दिया गया। इंजेक्शन लगाने से पहले सर्टिफिकेट जनरेट हो गया कि सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगा दिया गया है। टीका लगवाए बिना ही सर्टिफिकेट बनने के बाद लोग शिकायत करने सूरत नगर निगम भी पहुंच गए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को साथ में रह के इसकी जांच की जाएगी। जांच के रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्यवाही की जाएगी। गड़बड़ी का शिकार हुए लोगों ने मोबाइल ऐप के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। और 2008 के बटला एनकाउंटर केस में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आरिज खान ही वो शख्स है जिसने शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी। कोर्ट के फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर के परिवार ने भी खुशी जताई और उनकी पत्नी ने इसे इंसाफ की जीत बताया। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसी रूप में हमारी न्यायपालिका है। देर हुई लेकिन मेरे साथ उन्होंने अंधेर नहीं किया। आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद वो नेपाल भाग गया था, जिसे 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए, सभी ऐसी एजेंसीज जो टेरर पे काम कर रही है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आरिज खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। जबकि मोहम्मद सैफ को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। बटला हाउस एनकाउंटर केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने आरिज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए मुठभेड़ में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे। दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के लिए आरिज खान नेपाल भाग गया था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ का रहने वाला आरिज खान उर्फ जुनैद बम बनाने में माहिर था। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए इसकी ग्रेविटी को अप्रिशिएट किया और इस नतीजे पहुंची कोर्ट की इसको फांसी सजा दी जाए। बटला हाउस केस में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी की मांग की। सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए थे। मांग करते हैं
कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी विधायक करिंदा सिंह को कृषि सुधार कानूनों से नाराज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो अपने विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में आयोजित एक चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने जा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही इलाके के कुछ किसानों ने उनका काफिला बीच रास्ते में ही रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे दो किसान तो बीच सड़क पर लेट गए। उन्होंने विधायक करिंदा सिंह के काफिले को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का, किसी भी भाजपा पदाधिकारी का, किसी भी भाजपा जनप्रतिनिधि का गांव में आना निषेध है। काफिले में शामिल पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खाली करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब बेअसर रहा। आखिरकार किसानों के विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक को वहां से लौटना पड़ा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कारखाने पर छापेमारी कर वहां काम करने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फैक्ट्री से आधे बने हुए कई पिस्तौल, गोलियां और हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। धमाके की वजह से आसपास की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 8 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से सोने चांदी के जेवर, पैसे और ताला तोड़ने वाले औजार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्नी का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है, जबकि पति का कहना है कि उनका तलाक होने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में कार में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचते, कार जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। म्यांमार में सत्ता की सनक में सितम ढा रही सेना दिन ब दिन बर्बरता के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। एक दिन पहले वहां के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल ने ऐसी खूनी होली खेली कि एक ही दिन में लोकतंत्र मांग रहे करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यमराज बनी सेना की क्रूरता की गवाही देता है खौफनाक वीडियो म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन से सामने आया, जहां एक दिन पहले सबसे ज्यादा 34 लोगों की मौत हो। ताकत के नशे में चूर पुलिस ने रात के अंधेरे में गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर दी, जिससे पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। नारों की जगह गोलियों की गूंजने लगी और जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारी दौड़ पड़े। म्यांमार के इलाके बदल गए, लेकिन खून की प्यासी पुलिस के जुल्मों की तस्वीर नहीं बदली। वहां के पाकान शहर से सामने आई तस्वीरों में भी पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अपने बल का बेजा इस्तेमाल करती नजर आई। उसने लोगों पर आंसू गैस के साथ साथ गोलियों की बौछार भी कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि गोलियों की गूंज में भी उनके नारों की आवाज नहीं दबी। म्यांमार में सेना अपने शासन का रास्ता साफ करने के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में स्नो बाइक सैलानियों की पसंद बन गई है। कश्मीर के ये वो इलाके हैं जो साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इनमें गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जहां हर साल सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। और जब से गुलमर्ग में स्नो बाइक की शुरुआत हुई, तब से उसका आनंद उठाने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। बर्फ पर स्नो बाइक की सवारी को काफी सुरक्षित माना जाता है। गुलमर्ग पहुंचे कई लोग भी वहां स्नो बाइक का आनंद लेते नजर आए। मजा आया, बहुत ज्यादा। सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा। खास बात यह है कि स्नो बाइक केवल लोगों को बर्फ पर सैर करवाने के ही काम नहीं आती, बल्कि हादसे वाली उन जगहों पर भी तुरंत पहुंच सकती है जहां बर्फबारी की वजह से राहत और बचाव दल के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। गुलमर्ग में कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी रेस्क्यू हम विदिन नो टाइम में पहुंच जाते हैं। घाटी के कई लोग इस कारोबार से जुड़ चुके हैं और गुलमर्ग जैसी जगहों पर स्नो बाइक बहुत तेजी से लोगों की पसंद बन चुकी है। टूरिज्म यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है तब से, तो ये टूरिस्ट अट्रैक्टेड
जो ये बाइक है। घाटी में स्नो बाइक का चलन 2012 में शुरू हुआ था। तब से ये सैलानियों को बर्फीले मैदान की सवारी भी करवा रही है और मुश्किल हालात से निपटने में भी मददगार साबित हुई है। जसप्रीत बुमराह को उनकी शादी पर कई हस्तियों ने बधाई दी। जसप्रीत बुमराह ने एंकर संजना गणेशन के साथ गोवा में शादी कर ली। कोरोना संकट की वजह से समारोह में परिवार के ही काफी कम लोग शामिल हुए। हरभजन सिंह और सुरेश रैना समेत कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह को उनकी शादी की बधाई दी। नागपुर में कोरोना की वजह से 21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि वहां फिर भी कई जगहों पर भीड़ देखी गई। नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1252 मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव मामलों की संख्या करीब 17,000 तक पहुंच गई है। आज पहला दिन है, पहले दिन ही लोग बड़ी मात्रा में नागपुर में सड़कों पर दिख रहे हैं। खबर है कि अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। इसके लिए वो इसी हफ्ते फिल्म की टीम के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी नजर आएंगी। झारखंड के रांची में कुछ बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। देश भर के लाखों सरकारी बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए। ये कर्मचारी 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से सुबह भी सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। देश भर में आज और कल 2 दिन की स्ट्राइक है। दावा किया गया कि इस हड़ताल में देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैं। जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने राज्य में कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसके लिए दोनों विभागों की कुछ टीमें फतेहपुर के 3 अलग अलग इलाकों में भी पहुंची और अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापा मारा। एक जगह तो पुलिस वालों ने प्लास्टिक के कुछ डिब्बों में मिली कई लीटर शराब को बहा दिया। बाकी 2 जगहों पर भी कुछ इसी तरह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वहां से करीब 350 लीटर अवैध शराब बरामद की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब कारोबारियों को धूल चटा दी। वहां गंगा नदी के किनारे रेत में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को पुलिस ने बहा दिया। साथ ही उसे बनाने के लिए छिपाए गए सामान को भी नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोलकाता के एक होटल में देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बताया गया कि अमित शाह असम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौटने वाले थे, लेकिन अचानक वो बंगाल चले गए। इसके बाद कोलकाता में आनन फानन में बीजेपी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई। अमेरिका में कहर ढा रहे बर्फीले तूफान की वजह से कई हाईवे बंद कर दिए गए और 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम के बिगड़े मिजाज का असर अमेरिका के कई इलाकों में देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पिछले 1 हफ्ते से भारी बर्फबारी हो रही है। सबसे बुरा हाल कोलोराडो राज्य का रहा, जहां बर्फीले तूफान के बाद शहर के शहर बर्फ से पट गए। वहां के डेनवर शहर से सामने आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मकान, सड़कें, गाड़ियां, हर एक चीज पर बर्फ जम गई। कई लोग गाड़ियों पर जमी बर्फ को साफ करते नजर आए, जबकि एक तस्वीर में एक गाड़ी की छत पर इतनी बर्फ इकट्ठी दिखी जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो उस बर्फ के ढेर को ढोकर कहीं ले जा रही हो। बर्फीले तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। दिल्ली में बदमाशों ने पार्क में घूमने आए एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के आजादपुर में कुछ बदमाशों ने पार्क में घूमने आए एक आदमी को गोलियों से भून दिया। घायल हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत अब 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। फिलहाल ये नियम 31 मार्च तक लागू किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सेना भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ, कपूरथला समेत 13 शहरों के 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और 6 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत कई दूसरे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इन छापेमारी के दौरान सीबीआई को भर्ती घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ा दी। 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई के बीच और 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई के बीच होंगी। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 2 फीट के एक लड़के ने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वो इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी अपने लिए लड़की ढूंढने की बात कर चुका है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वो अभी तक कुंवारा है, जिससे परेशान होकर वो थाने पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस वालों से अपनी शादी जल्द से जल्द करवाने की मांग की। बहुत सारे पहचान हो लोकाई के बगैर मुझे नींद भी नहीं आती रात को। इस बीच 26 साल के अजीम मंसूरी नाम के इस लड़के का अपने एक दोस्त की शादी में घोड़ी पर बैठकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने पहुंचे 2 फीट के इस लड़के ने पुलिस वालों को यह भी साफ किया कि उसे पत्नी कैसी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। न्यूज 18 को सूत्रों से उन मुद्दों की जानकारी मिली है जो बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर लगाम लगाने का वादा कर सकती है, यानी बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के बंगाल में दाखिल होने पर रोक लगाने का वादा किया जा सकता है। बांग्लादेशी लोगों के आने पर भी रोक लगाने का वादा किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता का अधिकार देने का वादा भी संकल्प पत्र में किया जा सकता है। बीजेपी इस संकल्प पत्र में केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं लागू करने का वादा कर सकती है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए आदिवासी स्मृति संग्रहालय बनाने का वादा भी किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाली बीजेपी राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का वादा कर सकती है और बंगाली फिल्मों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं शुरू करने का वादा किया जा सकता है। सेना भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ और कपूरथला समेत 13 से ज्यादा शहरों के 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई दूसरे अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया। दावा किया गया कि सीबीआई को छापेमारी के दौरान सेना भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार फिर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में एनसीटी एक्ट को दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के मकसद से पेश किया गया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इस बिल का मकसद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना बताया है, जिससे दिल्ली सरकार कोई भी फैसला खुद न ले पाए और हर फाइल एलजी के पास भेजनी पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इस बिल को केवल अधिकारों से जुड़े विवाद खत्म करने की कोशिश बताया। चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि नए कानून में विरोध करने लायक कुछ भी नहीं। केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब है, कुछ भी दिल्ली के हित में भी कुछ होगा उसके लिए भी इनको हल्ला करना ही करना है। वो हल्ला किए बिना रह नहीं सकते। पिछले 1 दशक के सबसे खतरनाक रेतीले तूफान ने चीन को ऐसा जकड़ा कि वहां लोगों का दम घुटने लगा। चीन की राजधानी समेत उसके उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिमी छोर तक 12 प्रांत और इलाके रेत के घने गुबार की गिरफ्त में आ गए, जिसकी वजह से चीन की राजधानी बीजिंग से आई तस्वीरों में रेत का ऐसा घना धुंधलका छाया नजर आया कि जो बहुमंजिला इमारतें मीलों दूर से दिख जाती हैं वो गायब ही हो गई। रेत और धूल की धुंध ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि सामने साफ साफ दिखना ही बंद हो गया। नतीजा,
ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। रेतीली हवा में जब सांस लेने का मतलब ही जहर निकलना हो गया तो हर शख्स का मुंह मास्क से ढका नजर आया। वहीं उत्तर में चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो रेत के गुबार में नीला आसमान भी पीला पड़ गया। वहां हवा में इतनी धूल थी कि गाड़ियों और दूसरी चीजों पर उसकी परत ही जम गई। सांची प्रांत का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा दिखा। झारखंड के कोडरमा में एक खनन कंपनी में हथियारों से लैस 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने धावा बोल दिया। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने वहां जमकर फायरिंग की और बमबाजी की। इतना ही नहीं, खनन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। विरोध करने पर बदमाशों ने वहां काम करने वाले कुछ मजदूरों के साथ भी मारपीट की। खनन कंपनी के दफ्तर में काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद सारे आरोपी फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक एक भी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस घटना के बाद से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों में दहशत है। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा जब केरल में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने अपनी ही पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और सांकेतिक विरोध करने के लिए अपने बाल कटवा दिए। अपने समर्थकों के साथ वो केरल में कांग्रेस मुख्यालय के सामने ही बैठ गई। कुर्सी पर बैठी लतिका के बाल एक शख्स ट्रिमर के जरिए काटता रहा, लेकिन लतिका अपने समर्थकों से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगवाती रहीं। केरल में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। I removed my care only for women's justice in Kerala Pradesh Congress Committee. सूत्रों के मुताबिक जिस सीट से लतिका सुभाष टिकट चाहती थीं, वो सीट गठबंधन में कांग्रेस के खाते में नहीं आई। लेकिन लतिका ने मुद्दा उस सीट को नहीं बनाया, बल्कि आरोप लगाया कि 86 उम्मीदवारों की सूची में केवल 9 महिलाओं को टिकट मिलना महिलाओं से नाइंसाफी है। I am not going to any other party. I will resign my position as Mahila Congress President. पूरे मामले पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। ये बात तो समझने की जरूरत है कि गठबंधन की राजनीति में कभी कभी हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लतिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरा झटका है। इससे पहले पीसी चाको ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। इराक के नजफ में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे वहां के गवर्नर के इस्तीफे की मांग पर लोगों ने काफी बवाल की। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में वहां की सेना से दखल की अपील की और भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे गवर्नर को पद से हटाने की मांग की। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वहां के हाईवे पर काफी हंगामा किया और टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। आगजनी की वजह से प्रदर्शन वाली जगह से काला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। सड़क पर उत्पात मचा रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस भी जगह जगह तैनात दिखी। पुलिस की कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में यौन उत्पीड़न के मामलों में तुरंत इंसाफ की मांग के लिए हजारों महिलाओं ने वहां की संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने रेप, दफ्तर में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव जैसे कई मुद्दों को उठाया और अपनी मांगों को लेकर कैनबरा में मौजूद संसद के बाहर जमा हो गई। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में नारे लिखे कई तख्तियां भी पकड़े हुए थी। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन सिडनी में भी देखने को मिला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हजारों की भीड़ पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर मार्च करती नजर आई। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि गहलोत सरकार ने पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के समय फोन टैपिंग की बात मान ली और सरकार ने बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के अगस्त में पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी विधानसभा में दी। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैपिंग जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन बीजेपी विधायक के सवाल पूछने के वक्त को देखते हुए इस जवाब को बागी विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैपिंग से जोड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने इस कबूलनामे के बाद राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए फोन टैपिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कि जिस भी अधिकारियों ने फोन टैप करने का दुस्साहस किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार के मुखिया को सदन में सच्चाई बताते हुए इसमें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में गहलोत सरकार ने भी देर नहीं लगाई और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर ही सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप मढ़ दिया कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। उस वक्त इनके केंद्रीय मंत्री का फोन टेपिंग में सारी स्थिति फोन टेप आए सामने आए
तो इतना मैं कह सकता हूं, बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति करती है। कजाकिस्तान के अलमाती से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां सेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया और उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि राजधानी अस्ताना से चला वो विमान अलमाती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। और इस हादसे के जो वीडियो सामने आए, उनमें एक वीडियो में विमान से लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। वो चंद पलों में ही पूरी तरह लपटों में घिर गया। उससे उठ रहा धुआं हर तरफ फैलता दिखा। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और पानी की मदद से आग बुझाने लगी। सामने आई एक और तस्वीर में विमान मलबे में तब्दील नजर आया। उसका आगे का हिस्सा जमीन पर उल्टा गिरा था। हादसे के वक्त उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अगले 3 T20 मैच बिना दर्शकों के होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अगले 3 T20 मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पुदुचेरी और असम के तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में जमीन बंटवारे के मुद्दे पर शिवम नाम के एक आदमी ने अपने बाप को गोली मार दी। यही नहीं, बीच बचाव करने आई पड़ोस की एक महिला को भी उसने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई के नजदीक पालघर में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार से आग की भीषण लपटें उठने लगीं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कार सवार लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तुलना राम से कर दी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना राम और कृष्ण से कर दी। एक दिन पहले वो हरिद्वार में चल रहे कुंभ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया भर में काफी लोकप्रिय बताया। राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मंडावली इलाके में 3 दिन बाद पानी आया भी तो वो इस्तेमाल करने लायक नहीं दिखा। कुछ जगहों पे पानी अभी भी बिल्कुल नहीं आया है और कुछ जगहों पर आया है तो इस तरह का गंदा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों ने दावा किया कि पानी की किल्लत की वजह से वो बूंद बूंद के लिए तरसे। पानी आ ही नहीं रहा है, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भरोसा दिया कि पानी की परेशानी को दूर कर दिया गया है। टैंक होता है ना, उसको लेवल आने में थोड़ा समय लगता है। सबको 1-2 घंटे के अंदर कोई भी बचा है तो ठीक हो जाए। टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशान किशन के परिवार वालों ने बिहार के नवादा में जश्न मनाया। ईशान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। साथ ही 32 गेंदों में 56 रनों की तेज पारी खेली और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। बहुत ही बड़ी चीज थी और हम लोग के लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। पुदुचेरी में शिक्षा विभाग ने 1ली से 9वीं क्लास के सभी छात्रों को पास कर दिया। कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक इंजीनियर से लूटपाट की। इसके बाद उस इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया की राजधानी ला पाज में एक पूर्व